हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है 19 अप्रैल 2021 की प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज का पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल बात करता है यूएन फूड सिस्टम समिट 2021 के बारे में। सितंबर में यूएन अपना पहला फूड सिस्टम समिट करने वाली है। तो सेक्रेटरी जनरल ने वहाँ कहा है कि सभी मेंबर्स को इसमें पार्टिसिपेट करना है। उसी को ध्यान में रखते हुए हाल में भारत की सरकार ने एक नेशनल डायलॉग होल्ड कराया था इसी फूड सिस्टम समिट के अंतर्गत कि क्या क्या हमें फोकस करना चाहिए। पहली बात जो हमें पता होनी चाहिए कि यूएन की पहली समिट है इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद कि फूड सिस्टम असल में होता क्या है। देखिए, फूड सिस्टम के अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ आपके प्लेट पे जो खाना पहुंच रहा है, उसको जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, उस पूरे प्रोसेस में जो भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, उसकी प्रोसेसिंग, आपकी प्लेट तक आना, आपका कंजम्पशन का पैटर्न, आप वही खाना क्यों खा रहे हैं, किस तरह का उसका नुकसान या फ़ायदा एनवायरनमेंट को होता है, क्या वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है कि नहीं, ये सभी कंपोनेंट पार्ट होते हैं फूड सिस्टम्स का। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यूएन फूड सिस्टम समिट होने वाली है। इसका काम क्या है कि हमारा 2030 का जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की पूर्ति है, यानी न्यूट्रिशियस फूड फॉर ऑल, एंड हंगर, ज़ीरो हंगर, ये सब जो हमारा लक्ष्य है उसकी पूर्ति कैसे की जाए एफिशिएंटली, उसके लिए ये समिट की जाएगी। तो इंडिया ने भी अपने स्टेट्स को कहा है कि आप भी जो सस्टेनेबल तरीके से एग्रीकल्चर करते हैं, क्या क्या सेटअप है, क्या तरीके हैं, कंज्यूमर चॉइसेस और जो हैबिट्स है उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसके ऊपर फोकस करते हुए एक डायलॉग बुलवाया था। तो ये फोकस करेगा कि कैसे दुनिया भर के जो फूड सिस्टम है नेशनली और ग्लोबली, उसको कैसे और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाए। और इनका काम होगा कि 5 एक्शन ट्रैक को ये फॉलो करेंगे कि पार्टनरशिप बढ़ाई जाए, इनिशिएटिव्स जो अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं उनको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके जो अच्छे हैं, या और पार्टनरशिप की जा सके। तो 5 जो एक्शन ट्रैक हैं वो क्या है? सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड फॉर ऑल, सस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न, नेचर पॉजिटिव प्रोडक्शन, इक्विटेबल लाइवलीहुड्स, रिजिलियंस टू वल्नरेबिलिटीज, शॉक्स एंड स्ट्रेस। अब देखिए यहाँ वही बातें हो रही हैं, किस तरह पोषक खाना अब तक पहुँच पाए, कैसे जो हमारा कंजम्पशन पैटर्न है, हमारी जो आहार की प्रक्रिया है वो काफ़ी सस्टेनेबल हो पाए, नेचर पॉजिटिव प्रोडक्शन हो जिससे एनवायरनमेंट को खतरा ना हो, इक्विटेबल लाइवलीहुड हो, और शॉक स्ट्रेस वल्नरेबिलिटी से हम बचे रहें। ये देखिए 5 इसके एक्शन ट्रैक होंगे। फूड सिस्टम क्या है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वही सिस्टम जो खाना आपकी प्लेट तक पहुंचाता है, उसके अंदर जो जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो इससे होता ये है कि सिर्फ आप नहीं खा रहे हैं जो खाना खा रहे हैं, उसमें पूरा एक एनवायरनमेंट का सेटअप इन्वॉल्व है, नेचर उस पर प्रभावित होता है, कुछ लोगों की और ज़िंदगियाँ उस पर निर्भर होती हैं। तो उन सभी को, उस पूरे इकोसिस्टम का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हमारा हेल्थ, हमारी इकोनॉमी, हमारे कल्चर सब प्रिजर्व हो पाएंगे। तो अगर वो अच्छा काम करेंगे तो फूड सिस्टम हमें, हमारी फैमिलीज़ को, कम्युनिटीज़ को, नेशंस को एक साथ लाता है। कैसे? आप ही सोचिए, अच्छा प्रोडक्शन होगा, अच्छा उसका कंजम्पशन होगा, तो इकोनॉमी को भी फ़ायदा है, नेशन को भी फ़ायदा है और इंडिविजुअल को भी फ़ायदा है। तो पूरा इसका जो इम्पैक्ट होता है हेल्थ के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर, उन सब के ऊपर फोकस किया जाएगा इस समिट में। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल करेंसी वॉच लिस्ट के बारे में, यानी यूएस की ट्रेजरी ने भारत समेत 10 अलग देशों को करेंसी वॉच लिस्ट में डाल दिया है। यानी इनकी जो करेंसी की रेट है, जो इनकी मुद्रा की रेट है डॉलर के मुकाबले, वो जानबूझ के कम है। इन देशों ने करेंसी का मैनिपुलेशन करते हैं, अनफेयर करेंसी प्रैक्टिसेस करते हैं, ताकि इनके देश की करेंसी की वैल्यू अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कम रहे, जिससे कि इनका एक्सपोर्ट सस्ता हो जाए, इनका निर्यात सस्ता हो जाए। तो ये एक्सपोर्ट बढ़ा लेंगे और अपने देश की जो डेफिसिट है उसको कम कर लेंगे। अब ये क्या कहानी है, कैसे एक्सपोर्ट घट जाएगा और कैसे ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएगा? मान लीजिए $1 में पहले के बराबर पहले 50 रुपये था, अभी इंडिया का रुपए का वैल्यू गिर गया और $1 के बराबर हो गया 100 रुपया। तो मान लीजिए किसी देश को अगर इंडिया कहीं से बिस्किट इंपोर्ट करना है, वो पहले $1 में, और एक बिस्किट की कीमत की दाम 50 रुपये है। तो पहले अगर उस व्यक्ति को इंडिया से बिस्किट इंपोर्ट करना होता था तो वो $1 दे के 50 रुपये का एक पैकेट बिस्किट खरीद सकता था। क्योंकि अब रुपए की वैल्यू गिर गई है, $1 का कीमत 100 रुपये हो गया, तो वही अमेरिकी इंपोर्टर $1 खर्च करके 2 पैकेट बिस्किट खरीद सकता है भारत से। सेम $1 में अब 2 पैकेट बिस्किट आ रहे हैं क्योंकि रुपए की वैल्यू गिर गई है। तो उससे वहाँ का इंपोर्टर सोचेगा कि भाई मैं अपने देश में बनाने के बजाय इंडिया से खरीद लेता हूँ, क्योंकि इंडिया में रुपए की कीमत कम है, $1 में 2 पैकेट बिस्किट आ जाएंगे। तो जिन देशों की मुद्रा की कीमत इंडिया से ज़्यादा है, अगर कहीं पर $1 के बराबर, लेट से चाइना में ज़्यादा है डॉलर के मुकाबले जेन की कीमत, युआन की कीमत, तो वहाँ से उसको एक ही पैकेट बिस्किट मिलेगा, जबकि इंडिया से $1 खर्च करके वो 2 पैकेट बिस्किट ले सकता है, तो इंडिया से खरीदेगा। इंडिया को क्या फ़ायदा हो रहा है कि इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इंडिया से ज़्यादा माल अमेरिका जाएगा। उससे क्या होगा, इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ेगा, इंडिया में डॉलर आ रहे हैं, और इंडिया का ट्रेड डेफिसिट, यानी इंडिया जो व्यापार कर रहा है अमेरिका के साथ, अब इंडिया से सामान को वहाँ भेजना सस्ता पड़ जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। और इंपोर्ट वैसे के वैसे रहेंगे, इंपोर्ट कम ही हो जाएंगे, क्योंकि अब अमेरिका से कुछ लाना उल्टा महंगा पड़ जाएगा, राइट। क्योंकि 100 रुपये के बराबर $1 है। तो अगर यही बिस्किट इंडिया में कोई मंगवाता है इनसे अब,
तो उसको महंगा पड़ रहा है, तो इसलिए इंपोर्ट घट जाएंगे और एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। इससे उनका जो ट्रेड डेफिसिट है, यानी ट्रेड में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का माइनस करेंगे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को माइनस की जो वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट, वो अच्छा हो जाएगा, इंडिया का ट्रेड सरप्लस हो जाएगा। तो ये कहानी है इस चीज़ की। अब यूएस किसी देश को करेंसी वॉच लिस्ट में तब डालता है जब उनके 3 काम होते हैं। एक, या तो जो उनका ट्रेड डेफिसिट है वो 20 बिलियन से ज़्यादा होता है, ट्रेड सरप्लस, यानी अमेरिका से आप 20 बिलियन डॉलर, 120 बिलियन डॉलर का अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और केवल $100 का इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी वहाँ पे निर्यात $120 का हो रहा है, वहाँ से आयात केवल $100 का हो रहा है, यानी अगर $20 बिलियन डॉलर से ज़्यादा आपका सरप्लस है, तो वो कहेगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि आप हमसे ज़्यादा सामान ले रहे हैं और हमें कम दे रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी करेंसी के साथ कुछ हेरफेर कर रहे हैं। तब वो ऐसे देशों को डालता है करेंसी वॉच लिस्ट में। दूसरा, जब उन्हें लगता है कि उस देश की जो जैसे बैंक है या कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो उसकी मुद्रा की जो रेट है उसको जानबूझ के घटाती है, वन साइडेड इंटरवेंशन करती है, तो वो उसको ऐसे जगहों पर डालता है। या फिर जिस देश का करंट अकाउंट सरप्लस चल रहा होता है वहाँ ऐसा काम किया जाता है। तो इससे होता क्या है, जो ये अभी इम्पैक्ट इसका इंडिया पे होगा क्या, तुरंत कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। करेंसी मैनिपुलेटर की लिस्ट में डाला है, इसका मतलब नहीं कोई पेनल्टी लग जाएगी या इंडिया से व्यापार रुक जाएगा, लेकिन इससे होता है कि जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पर आपकी देश की थोड़ी वैल्यू थोड़ी घट जाती है, थोड़ा इमेज पे असर पड़ता है। तो इससे होगा कि अब इंडिया को जो आरबीआई वगैरह है इनको थोड़ा कदम उठाने पड़ेंगे कि भाई और हम रुपए की वैल्यू ना गिराएं, कुछ ऐसे काम ना करें कि अमेरिका को ऐसा लगे कि हम जानबूझ के रेट कम कर रहे हैं अपने रुपए का, राइट। तीसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है व्हाइटेस्ट पेंट के बारे में। यूएस के पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स ने दुनिया का सबसे सफ़ेद पेंट बना दिया है। ये इतना वाइट होगा कि इसको लगाने के बाद आपके अगर छत पे लगा दिया जाए तो टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा कि एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब टेम्परेचर को बहुत हद तक मॉडरेट कर पाएगा, ये इतना ज़्यादा वाइट होगा। पहले जो वाइट पेंट का फॉर्मूला था वो कैल्शियम कार्बोनेट का हुआ करता था, लेकिन अब जो है बेरियम सल्फेट का इस्तेमाल करके एक और भी ज़्यादा वाइट ये पेंट बना पाएंगे। ये जो नया वाइट पेंट होगा वो सरफेस पे जब जाएगा तो वो उसको ठंडा करेगा और ये लगभग 10 किलोवाट के आसपास की कूलिंग कर पाएगा छत के एरियाज़ में। तो नॉर्मली जो कमर्शियल वाइट पेंट हम यूज़ करते हैं अपने घरों में वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं और उसकी वजह से वो हीट को केवल 80 से 90% ही रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, बाकी को अब्जॉर्ब कर लेंगे। जितनी धूप या गर्मी को अब्जॉर्ब करेगा उतना आपका छत गर्म हो जाएगा। लेकिन अब जो ये नया पेंट बनाया गया है ये और ज़्यादा वाइट है और ज़्यादा ये आपके छत को ठंडा रखेगा जब यूज़ किया जाएगा। तो इसी की तरह इस टीम ने एक वेंटा ब्लैक भी बनाया है, ब्लैकेस्ट ब्लैक पेंट। ये इतना ब्लैक है कि 99.9% जो लाइट है उसको सोख लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है, तो काफ़ी ज़्यादा गर्म होगा ये, ठीक है। तो ये वाइटेस्ट वाइट पेंट और ब्लैकेस्ट ब्लैक पेंट भी इन्होंने बनाया है। अगला आर्टिकल ब्लैक सी के बारे में है। 2 रशिया की वॉरशिप जो है बोस्फोरस सी के रास्ते ब्लैक सी में चली गई, वहाँ पे गश्त लगा रही है और 15 स्मॉल वेसल्स भी रशिया ने वहाँ भेजे हैं। क्यों ब्लैक सी में क्यों ऐसा भेजा है? क्योंकि जो उनके टेंशन अभी चल रहे हैं अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन के साथ, उसके मद्देनज़र हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूज़ में आया है ब्लैक सी। तो ब्लैक सी बोस्फोरस सी का रूट क्या क्या होता है वो देखते हैं। असल में ब्लैक सी ये रीजन है जिसके आसपास यूरोप और एशिया के देश हैं। तो जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? रशिया, टर्की, यूक्रेन, ये बड़ी कंट्रीज़ है। रशिया आपको दिख रहा होगा, ये रहा यूक्रेन यहाँ है जिसके साथ विवाद चल रहे हैं रशिया के, और ये रहा टर्की। तो ये बड़े देश हैं। इसके अलावा कई और छोटे छोटे देश हैं, जैसे रशिया के पास जॉर्जिया का रीजन आता है, रोमानिया आता है, मोल्डोविया आता है, बल्गेरिया आता है। इन सभी देशों के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, कौन कौन से देश ब्लैक सी के पास में है, कौन से देश ऐसे हैं जो मेडिटेरेनियन के पास में है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछते हैं, तो मैप को अगर आप देखें तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ये अलग अलग देश है, यहाँ पे अलग अलग सी हैं। सी अज़ोव यहाँ पर है और यहाँ आपको स्ट्रेट ऑफ दार्दानेल्स है, सी ऑफ मरमरा यहाँ पर है, यहाँ एगियन सी है। तो ये सब क्लैरिटी हमें चाहिए। और कौन कौन सी रिवर यहाँ पे बहती है, जैसे डैनबी, नाइपर और डॉन जैसी मेजर रिवर यहाँ पे आती हैं। तो यहाँ इस एरिया को ज़रा गौर से देखते हैं कि ब्लैक सी की अगर हम बात करें तो ब्लैक सी अंत आता का है भाई, ब्लैक सी लास्ट में जाता है मेडिटेरेनियन सी में। तो वो जो रूट है ब्लैक सी यहाँ है, ये नीचे का एरिया मेडिटेरेनियन सी है। तो इस रीजन में पहुँचने के लिए जिस रूट को क्रॉस करता है वहाँ है टर्किश स्ट्रेट, इसे कहते हैं टर्किश स्ट्रेट, ठीक है। और नॉर्थ में ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ सी ऑफ अज़ोव है जो रशिया के पास है, राइट। रशिया लगातार चाहता है कि इसको गर्म पोर्ट का एक्सेस मिले, ठंडे पोर्ट, गर्म पोर्ट जहाँ पे वो सर्दियों में भी अपने शिप्स का यूज़ कर सके। तो इसलिए वो चाहता था कि यहाँ जो स्ट्रेट्स ऑफ दार्दानेल्स है उसका इस्तेमाल कर पाए। तो ऊपर ब्लैक सी के सी ऑफ अज़ोव है, नीचे यहाँ टर्किश स्ट्रेट के होते हुए मेडिटेरेनियन सी में जाता है। यहाँ पर टर्किश स्ट्रेट के बाद सी ऑफ मरमरा है। इसको और डिटेल में देखते हैं इस मैप के साथ। ये आपका ब्लैक सी है, ये बोस्फोरस स्ट्रेट है जिसकी मैंने बात करी कि बोस्फोरस स्ट्रेट होते हुए अभी रशिया के वेसल्स कहाँ उतरे हैं, सी ऑफ मरमरा में। ये है सी ऑफ मरमरा छोटा सा। इसके बाद दार्दानेल्स स्ट्रेट है, ठीक है।
दर्द बहुत होता था रशिया को कि भाई उनके जहाज भी, उनके समुद्री शिप भी सर्दियों में यूरोप में घुस सकें। तो उनको ये स्टेट ऑफ दर्दनेलेस बहुत प्यारा है, ये उनको दर्द देता है कि भाई यहाँ पे तुर्की वगैरह कब्जा करके बैठे रहते हैं, उनको घुसने नहीं देते। तो रशिया को यहाँ घुसने का तरीका है ब्लैक सी से होते हुए वो बोस्फोरस स्ट्रेट पार करके स्टेट ऑफ दर्दनेलेस के सहारे मेडिटेरेनियन सी में घुसेगा। ये है मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ से फिर वो यूरोप के इधर देश आ गए, फ्रांस, स्पेन, इन पर अटैक कर सकता है। यहाँ से या स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर काफ़ी फेमस है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, यहाँ से होते वो यूरोप के पीछे एशिया की तरफ भी जा सकता है। तो ये मेडिटेरेनियन सी है। यहाँ जो सीज़ के इलाके हैं, एजॉव सी ऊपर था, यहाँ ब्लैक सी है, यहाँ दर्दनेलेस का स्ट्रेट है, यहाँ एजिलन सी है, यहाँ स्ट्री ऑफ क्रेट है। ये सब आपको याद रहना चाहिए कि एड्रियाटिक सी इटली के पास है, तो क्या लोकेशन है उसकी। तो ऐसे देश आपको याद कर लेने चाहिए कौन कौन सा रीजन कहाँ कहाँ पर है। और मेडिटेरेनियन सी के आसपास तो बहुत से इंपॉर्टेंट देश हैं, चाहे वो स्वेज कनाल की बात हो, सीरिया की बात हो, इजराइल की बात हो, लेबनान, ये सारे देश आपको यहाँ दिख रहे होंगे। तो कौन सा देश बॉर्डर लगता है मेडिटेरेनियन सी से, वो आपको देखने के लिए ऐसे नक्शे याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल बात करता है अभिजीत सिन्हा कमेटी की। नागालैंड गवर्नमेंट ने सोचा है कि वो जल्द ही एक जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी बनाएगी और अपने लिए एक रजिस्टर बनाएगी, ताकि जो स्टेट की जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है, जो वहाँ के जनजातीय समूह हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी। इसको हेड करेंगे होम कमिश्नर अभिजीत सिन्हा। इसके अंदर कोशिश ये की गई है कि जो यहाँ के 25 ट्राइबल और नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनकी लिस्ट बनाई जाए, रजिस्टर बनाया जाए, जैसे असम में हमने बनते देखा है। तो नागालैंड गवर्नमेंट ने 2019 में ही लॉन्च किया था, लेकिन कुछ विरोध सिविल सोसाइटी और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का वहाँ हुआ था, इस कारणवश इसको रोक दिया गया था। और इनकी कट ऑफ डेट है 1 दिसंबर 1963 की, कि उसके बाद जो भी यहाँ आया है उसको परमानेंट रेजिडेंट का यहाँ आप एक तरह से लाइसेंस दे देंगे। तो ये बात हो गई नागालैंड की रजिस्ट्री की। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल फूड पॉलिसी रिपोर्ट के बारे में। ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट को लेकर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसने एक ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट निकाली है। याद रखिए, इससे पहले हमने फूड सिस्टम्स पे बात किया, जो यूएन की समिट सितंबर में होगी, ये अलग आर्टिकल है। ये है ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट, जो कि हमें बताएगी कि हमें क्या लेसन सीखने चाहिए। जो क्राइसिस आई है कोविड में, हमें कैसे अपने फूड सिस्टम्स को और बेहतर करना है, कैसे बेटर प्रिपेयर रखना है, जो वीकनेसेस है सिस्टम की उसको कैसे चेंज करें। इनका थीम था ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम आफ्टर कोविड-19। इनका ऐसा मानना है कि इंडिया का मिड डे मील जो बंद हुआ, जिसमें 80% जो इंडिया के प्राइमरी स्कूल एज के चिल्ड्रन हैं वो उनको बुरी तरह प्रभावित किया। इंडिया के 50% हाउस होल्ड में जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अब बिजली और फायरवुड यानी लकड़ी जलाने के लिए और पानी लाने में खर्च कर पाई पिछले साल के मुकाबले। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कम थी या लॉकडाउन लगे हुए थे। तो ये सारी जो फाइंडिंग्स हैं आपके मेंस के आंसर राइट में इंपॉर्टेंट होती हैं। किस इंस्टीट्यूट ने किया है? तो ये है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि वॉशिंगटन बेस्ड है। इससे रिसर्च बेस्ड पॉलिसी सॉल्यूशन देता है, ये कैसे पॉवर्टी और हंगर को कम किया जाए उसके ऊपर बात कर रहे थे हम फूड पॉलिसी रिपोर्ट के बारे में। अगला रेवाकॉन्डन इंडिकस के बारे में बात की गई है। एक जगह है मध्य प्रदेश में, उसका नाम है टीकी। टीकी फॉर्मेशन एक समय है जबकि यहाँ डायनासोर्स वगैरह हुआ करते थे, उस समय को हम कहते हैं टीकी फॉर्मेशन। यहाँ पर कुछ वर्टेब्रा फॉसिल मिले हैं, यानी जो आईआईटी खड़गपुर के रिसर्चर्स हैं उन्हें एक तरह के अवशेष मिले हैं, फॉसिल फ्यूल्स मिले हैं, जीवाश्म जिसे हम कहते हैं, जिनमें इन्होंने एक नई स्पीसीज का पता लगाया जिसका नाम है रेवाकॉन्डन इंडिकस। अब याद रखिए, इंडिकस जिस भी नाम में लगे वो इंडियन होता है। जैसे बॉस इंडिका किस चीज़ का नाम है बताइए मुझे, आप सर्च करिए ज़रा, बॉस इंडिका किसे कहते हैं। याद रखिए, इंडिकस या इंडिका जब हो तो वो इंडियन ही स्पीसीज होती है। तो इन्होंने नए स्पीसीज का नाम रखा है रेवाकॉन्डन इंडिकस। ये असल में इस चूहे की तरह दिखने वाला जीव है, राइट। और ये 2 नए जीन हैं जिनको सीनोडॉट स्पीसीज के अंदर डाला गया है। पहले का नाम है इंडिथेरियम फ्लोरिस और दूसरे का नाम है टिकॉन्डियन क्रॉम्पोंटिनी। तो ये जिस जगह से निकला है उसका नाम टीकी है, जहाँ मिले हैं। और इनकी जो स्पीसीज है उनका नाम रखा है रेवाकॉन्डन इंडिकस, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो रेवाकॉन्डन इंडिकस है असल में एक तरह का साइनोडॉट है। साइनोडॉट मतलब ये चूहे की तरह दिखने वाला है जीव, इन्हें हम कहते हैं साइनोडॉट। ये 220 मिलियन साल पहले रहा करते थे। खास बात ये है कि जो हम जब पढ़ते हैं ना कि जीवों का एवोल्यूशन हुआ, पंख निकले कुछ जीवों के, कुछ उड़ने लग गए, कुछ की सींगें निकल आई, तो ये ऐसे लिविंग मैमल्स थे जो कि एग लेइंग वर्टिब्रा थे। इनकी रीढ़ की हड्डी हुआ करती थी, ये वर्टिब्रास थे जो कि एग लेइंग थे। नॉर्मली मैमल्स एग नहीं ले करते, आपको पता ही है, मर्सूपियल्स को छोड़ के। तो इन्हें साइनापिड भी कहा जाता था। इनका एक पुराना रिश्ता है क्योंकि इनके बॉडी में बोन्स हैं और इनमें इनके माउथ्स के अंदर, मुंह के अंदर एक सेकेंडरी प्लेट होती है जो कि ह्यूमंस की तरह होती है। जैसे हमारे अंदर 2 प्लेट्स होती है मुंह के अंदर, जिससे हम चबा पाते हैं किसी भी चीज़ को, तो इस तरह इनके अंदर भी वो खास बात थी। तो वो थी साइनोडॉट्स। कहाँ मिले हैं? एमपी में, ठीक है, नाम से ही क्लियर है, टिकीडोंडन क्रॉम्पोटनी, मतलब टिकी के इलाके में मिले हैं। तो ये इनकी बात हो गई। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि हमने हाल ही में देखा है कि कई जो जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन थी और एस्ट्राजेनेका
जो यूके की वैक्सीन थी, जॉनसन जॉनसन अमेरिका की वैक्सीन थी, वहाँ जब कोविड का इंजेक्शन लगता था तो कुछ केसेस में 0.01% केसेस में क्या होता था, यानी 1 लाख पे एक आदमी को शायद ब्लड क्लॉट्स हो जाते थे, तो वो काफ़ी खतरनाक हो सकता था। तो अभी तक रिसर्चर कोशिश करें समझने की क्या वजह थी इसके पीछे। ये आर्टिकल थोड़ा सा शेडी है क्योंकि अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है, पर ऐसा पता लगा तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को। इतना इंपॉर्टेंट वैसे ये नहीं है, पर जानना आपको ज़रूरी है, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि एक हेपरिन इंड्यूस थर्मोबोकिटोफीनिया एक बीमारी है या फिर एक क्लॉटिंग है जो हो रही है, जिसको कहा जा रहा है इसी कारणवश जो हम क्लॉटिंग देख रहे हैं कुछ वैक्सीन की वजह से, जॉनसन एंड जॉनसन या एस्ट्राजेनेका की वजह से जो हो रही है। इनका कहना था कि नॉर्मली क्या होता है कि जब किसी की बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं कि उसे थ्रोम्बोबोकिटोफीनिया हो गया। ये जो है ये हो गया, मतलब नाम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा इसलिए बोल रहा हूँ मैं, थ्रोम्बोसाइटोफीनिया यानी लो ब्लड प्लेटलेट काउंट। तो ऐसा होता है कि जब कभी कभी कुछ वैक्सीन कुछ लोगों में रिएक्ट करती है, इस तरह से दवाई दी जाती है कि उनके अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, शरीर के अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उस ड्रग जो वैक्सीन दी जाती है उससे रिएक्ट करके प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कर देती है। ये प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते ही क्लॉटिंग करने लगते हैं, ठीक है। तो ये एक्टिवेशन जो होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, तो हेपरिन की प्रेजेंस में होता है। हेपरिन असल में एक एंटी कोआगुलेंट है, मतलब ब्लड थिनर है जो कि खून को पतला करता है ताकि ब्लड क्लॉग ना करे। ये तब दिया जाता है जब आपके अंदर प्लेटलेट्स कम है और आपका खून ना वो जैसे कहते हैं ना कि जमने ना लगे, इसके लिए दिया जाता है। तो लेकिन अभी ऐसा देखा जा रहा है कि हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोफीनिया हो रहा है कुछ केसेस में जहां कोविड वैक्सीन दी जा रही है। तो ये बहुत रेयर है, याद रखिए, ऐसा नहीं कि सबको हुआ जा रहा है। तो अगर आप वैक्सीन लगवाएं या घर में कोई लगा रहा है तो ज़रूर लगवाएं। ये असल में एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन के केस में थी और ये मिलियंस में से किसी एक को हो रही है। तो ये ऐसा नहीं है कि सबके साथ हो रही है और अभी इस पर रिसर्च होना बाकी है। बस बेसिक्स आपको पता होना चाहिए था जो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद नागा एक ट्राइब है कोनियाक, इन्होंने मना कर दिया कि भाई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को टैक्स नहीं देंगे। कोनियाक ट्राइब असल में बहुत न्यूज़ में रहती है क्योंकि बहुत सारे टैटूज इनके चेहरों पर बने होते हैं। इनको हेड हंटर्स भी कहते हैं। ये नागा ट्राइब जिन्हें हेड हंटर्स कहा जाता था कि गर्दन सामने वालों को काट के रख लेते थे। तो ये वो लोग हैं जो अपने टैटूज और दूसरों के गर्दन काट के एनिमीज़ का रख लेने के नाम से मशहूर थे। ये लार्जेस्ट पॉपुलेशन है नागाज की और ये नागालैंड, कुछ हिस्से तक म्यांमार और यहाँ तक कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाके में रहते हैं। इनकी लैंग्वेज है कोनियाक लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज है ये सीनो तिब्बतन की सब फैमिली के अंदर आती है। इसकी खास बात ये कि हेड हंटर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, मैंने पहले बोला। वॉर लविंग्स ये ट्राइब हैं और आसपास की ट्राइब से जब ये युद्ध करते थे तो गर्दन जो जितनी ज़्यादा कि आप काट के रख लें, जमा कर लें, उतने आपको स्ट्रांग बनाया जाता था। और ये मोरुंग इनका एक कम्युनल हाउस हुआ करता था, वहाँ उनको स्टोर करते थे, राइट। तो याद रखिए ये ट्राइब इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है ट्राइब का? कोयांग ट्राइब, कोनियाक कम्युनिटी, और इनका जो लैंग्वेज है वो है कोनियाक लैंग्वेज। तो ये हो गई इसकी बात। और इन्हें जितने ज़रा हेड्स ये जमा करते थे उतना कहते थे कि भाई वॉरियर उतना ज़्यादा शक्तिशाली है। अब इनके भी तरीके थोड़े बदल चुके हैं, वैसे रहे नहीं। तो ये बात हो गई इनकी ट्राइब की। अब देखते हैं कितना आपको याद है डिस्कशन से। करेंसी मैनिपुलेशन आर इन कंट्रीज एंगेजेस इन अनफेयर करेंसी प्रैक्टिसेस बाय डेलिबरेटली डिवेल्यूइंग देयर करेंसी अगेंस्ट डॉलर। ट्रू या फॉल्स? वाइटेस्ट पेंट की पॉपुलेशन दी हुई है कि बेरियम सल्फेट से बनता है। पहले बेरियम सल्फेट से बनता था, अब कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, इसकी वजह से ज़्यादा वाइट है। ब्लैक सी का बॉर्डर बल्गेरिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रशिया, टर्की, यूक्रेन से मिला हुआ है। अभिजीत सिन्हा कमेटी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देगी। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट 2010 में बना था, हेडक्वार्टर लॉस बेनूस फिलीपींस में है। कितने आपके सही हुए या कितने गलत हुए? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, सब हमने डिस्कस किया। आई होप आपने सारे सही किए हों। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।